एवरीवन, मैं हूं रवि मिश्रा, हिस्ट्री फैकल्टी। आज से मैं एक नई बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिस बैच का ये पहला वीडियो है। 5 वीडियोज या यूँ समझिए कि 5 डेमो फ्री होगा सभी के लिए। उसके बाद ये पेड बैच है। वैसे बहुत ही कम अमाउंट रखा है मैंने, बहुत कम फीस रखी है हिस्ट्री स्पेशल के इस बैच की। फीस इतनी कम है कि आप सोच भी नहीं सकते। कारण ये है कि यह जो बैच है और ये जो बैच में मैं पढ़ाने अभी चल रहा हूँ हिस्ट्री स्पेशल की, ये हिस्ट्री स्पेशल का जो टोटल मैं पढ़ाऊँगा आपको, जो मैटर आपको दूँगा, वो इंडिया का कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या आर्मी से रिलेटेड हो, या कोई भी एग्ज़ाम है या पुलिस से संबंधित है, जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम का सिलेबस मैं इस बैच में कवर कर दूंगा। इसीलिए मैंने इस बैच का नाम ही रखा है हिस्ट्री स्पेशल। यकीन मानिए, यह कोर्स पढ़ने के बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम होगी ही नहीं, चाहे आप बहुत छोटे एग्ज़ाम में बैठे या बहुत बड़े एग्ज़ाम में। यही टारगेट करके मैं इस जो है बैच को पढ़ाने चल रहा हूँ। आप लोग जो भी वीडियोज अभी पढ़ेंगे, क्योंकि 5 डेमो फ्री है, तो ये आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे जितनी भी वीडियोज मैं डालती जाऊँ और जितनी भी जानकारी आप लोगों को देता जाऊँ, उसको आप लोग आसानी से समझ सकें, अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा समझा सकें। मैं चाहता हूं कि मैं जो इतिहास पढ़ाने वाला हूं, इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उठा सकें, क्योंकि यकीन मानिए बहुत डिफरेंट तरीके से इस बैच को मैं पढ़ाऊंगा। और इतिहास को तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि ना सिर्फ आपको बेसिक से लेकर के एक हाई लेवल तक जानकारी हो जाएगी, बल्कि आप जो है इतिहास विषय में खुद को इंटरेस्टेड फील करेंगे, या ऐसा महसूस करेंगे कि आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। वैसे तो मैं पढ़ाता ही ऐसा हूँ, लेकिन इस बैच में कुछ मैं बेहतरीन करना चाहता हूँ, बहुत कुछ डिफरेंट करूँगा। और जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूँ अपने वीडियोज में, अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्लास में, कि मेरे साथ इतिहास पढ़ते हुए आपको भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो, मैं चाहता हूँ कि आप इतिहास पढ़ते हुए सिर्फ किसी पॉइंट पर या किसी घटना पर केंद्रित ना हो, बल्कि पूरी दुनिया में उस समय क्या माहौल था, जिस समय का इतिहास मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा या आप पढ़ रहे होंगे, उस समय पूरी दुनिया में कैसा माहौल था, कैसे लोग थे, क्या हो रहा था, और उसी समय भारत में क्या हो रहा था। कुछ इस तरीके की सोच रखते हुए आपको इतिहास पढ़ना होगा। इससे क्या होगा कि आपकी समझ बढ़ती रहती है, और जब आपकी दृष्टि पूरी दुनिया पर होती है, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत कुछ समझ रहे होते हैं। और उस समय भारत में क्या चल रहा था, जब आप ऐसा पढ़ते हैं तो आप एक प्रकार से समझिए कि इस तरीके से पढ़ते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन जिसे कहते हैं। भारत में क्या था उस समय, दुनिया में क्या था। अच्छा, ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि यदि आपने दुनिया को ढंग से समझा और दुनिया के इतिहास पर ध्यान रखते हुए भारत का इतिहास देखा और समझा, तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ इतनी आसानी से समझ जाएंगे जो हमारे पूर्वज उस समय पर नहीं समझ पाए। अगर समझ पाए होते तो इतना विशाल देश, इतना शक्तिशाली देश, मुट्ठी मुट्ठी भर विदेशी आकर इस देश को गुलाम बनाते थे, और हमारे पूर्वज आशा ही नहीं कर पाते थे कि मुट्ठी भर लोग हमें गुलाम बनाएंगे। अच्छा, पूर्वज समझ नहीं पाए, विदेशियों ने गुलाम बना लिया भारत को, लूट भारत गया, बर्बाद भारत हुआ, तो जेल हम आज तक रहे हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि ऐसी ही कुछ गलतियां जैसी हमारे पूर्वजों ने की, वैसी हम भी करें, ताकि आने वाले समय में जैसे मैं कोस रहा हूँ कुछ पूर्वजों को, ऐसे आने वाली भारत की पीढ़ियां हम लोगों को कोसें। आप सोच रहे होंगे कि क्या मतलब है, हम तो सिविलियन हैं, हम तो नागरिक हैं, देश की सरकार है, देश की सेना है, वो जाने की जो है दुनिया में क्या चल रहा है, भारत पर कोई खतरा है तो उसको वो देखेगी। नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है, जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, तो गुलामी से स्वतंत्र कराने के लिए भारत देश की कोई सेना लड़ी थी क्या? सेना तो हमारे पास थी ही नहीं।
वो तो अंग्रेजों के पास थी जो भारत गुलाम बना के बैठे थे। भारत की जनता ने देश स्वतंत्र कराया था। आपको क्या लगता है ये देश प्रधानमंत्री चलाते हैं? ये देश जनता चलाती है। प्रधानमंत्री को तो हर 5 साल के बाद ये जनता पर डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इनको हटाना है, किसी और को लाना है। आपने कभी सोचा है कि एक समय जब राजा होते थे तो राजा का बेटा राजा होता था, जनता को कोई मतलब नहीं। अब वो राजा मनमोहन सिंह जी जैसा विद्वान भी हो सकता था या कोई पप्पू टाइप का व्यक्ति भी, पर जनता कुछ नहीं कर सकती थी। और आज की डेट में देखिए, ये जनता के हाथ में है कि वो किसे अपना शासक बनाएगी। ये हुआ कैसे, कभी सोचा है आपने? जब आप सोचेंगे ना, तब आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जो सामान्य या कम पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता होता। आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा सोचने के बाद, जो कमीशन की डिमांड होती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश की किसी पोस्ट की जिम्मेदारी उठाने जा रहा है, उसके पास जानकारी हो। और जिस लेवल की जानकारी कमीशन डिमांड करता है, उस लेवल की जानकारी आपको तब पता चल पाएगी जब आपकी सोच थोड़ा सा वैश्विक हो, इंटरनेशनल लेवल की। मेरी बातों से घबराना मत, ये बड़े बड़े जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ये बहुत छोटे शब्द हैं, आप समझ जाओगे। जानते हैं मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पर ले जाके खुद को सोच, ये अपनी सोच को जो है दिखाना है या ऐसा सोचना है जिससे आप जो है आपकी सोच वैसी हो, एक सिर्फ पॉइंट पर या एक घटना पर नहीं सोचें आप जानते हैं कोरोना महामारी चाइना से फैलना शुरू हुई, पूरी दुनिया में फैलने लगी और इसके क्या प्रभाव थे, कितनी भयंकर रूप से इसने दुनिया के कई देशों को चपेट में लिया, ये हम भारतवासी देख रहे थे। और इसीलिए भारत के लोग सतर्क भी थे। जब ये भारत में महामारी फैलना शुरू हुई तो हमारी सतर्कता ही है कि भारत देश काफी हद तक सुरक्षित है। लेकिन एक समय कुछ विदेशी ऐसे आए थे भारत में, जैसे मैं कहूँ अंग्रेज, कोरोना महामारी से कई गुना ज्यादा खतरनाक थे अंग्रेज, लेकिन भारत के लोग समझ नहीं पाए ये कितने खतरनाक है। और यही वजह रही कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत में सैकड़ों साल रह करके भारत से ही कमाया और भारत की इनकम से ही भारत में ही बड़ी सेना बनाई, भारत के लोगों को ही अपनी सेना में शामिल किया और पूरा भारत न सिर्फ गुलाम बनाया बल्कि लूट कर बर्बाद कर दिया। सोने की चिड़िया था भारत, सारा सोना उठा के ले गए, चिड़िया बची हुई है, वो भी ऐसी हालत में कि आज तक इलाज चल रहा है। ये कोरोना महामारी से ज्यादा खतरनाक थे अंग्रेज, पर भारत वालों को पता नहीं था कि ये कितने खतरनाक हैं। हम लोगों ने दुनिया पर दृष्टि डालनी छोड़ दी थी। वीर शिवाजी मराठा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति, औरंगजेब जैसा शक्तिशाली शासक जब भारत में थे, उस समय पर अंग्रेज भारत में धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ा रहे थे, पर शिवाजी औरंगजेब जैसे लोगों को पता भी नहीं था कि ये अंग्रेज भारत देश पर कितने खतरनाक साबित होंगे। यदि पता होता तो शिवाजी औरंगजेब जैसे लोग अंग्रेजों को मार करके भारत से भगा देते। पर मैं आपको एक विडंबना बताऊं, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है और मैं चाहता हूं जो नए और या पुराने स्टूडेंट्स देख रहे हों उनकी थोड़ी सी समझ बढ़े और वो मेरी शैली से परिचित हो जाएं, जिससे मैं सारे टॉपिक आसानी से आपको समझा सकूं। इसीलिए मैं थोड़ी सी बातें कर रहा हूँ आपसे जो मुझे लगता है आपके लिए समझना जरूरी है। एक समय ऐसा था कि भारत देश दुनिया से जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के जमाने में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में भारत देश के लोग दुनिया में बिजनेस करने जाते थे और बड़े अमीर थे भारत के लोग, खैर शुरू से अमीर थे। हड़प्पा सभ्यता वालों से ज्यादा डेवलप तो दुनिया में कोई था ही नहीं। लेकिन विडंबना देखिए, मैं आपको समझाऊंगा कि एक समय ऐसा आया कि भारत देश ही दुनिया से कट गया। भारत वालों ने ये धारणा बना डाली कि जो भारत का व्यक्ति समुद्र पार करके कहीं जाता है, समझो वो पाप करता है। अब आप सोचो, अगर आप समुद्र ही नहीं पार करोगे तो भारत से निकल के अमेरिका कैसे पहुंच जाओगे? रास्ता तो समुद्र से ही जाता है। आप ब्रिटेन कैसे पहुंचोगे? रास्ता तो समुद्र से ही जाता है। जब समुद्र पार करना ही पाप हो गया तो भारत के लोगों ने धीरे धीरे करके दुनिया में जाना छोड़ दिया।
और जब दुनिया में जाना छोड़ दिया तो दुनिया से कटते चले गए, और जब दुनिया से कटते चले गए, भारत तक ही सीमित हो गए, तो दुनिया में बहुत सारा ऐसा खतरा उत्पन्न हुआ, बहुत सारे ऐसे खतरनाक लोग उत्पन्न हुए जो भारत आए खतरा बनकर, और भारत के लोग उस खतरे को भांप ही नहीं सके। और कभी खतरा भापा तो उस लेवल तक जाके नहीं भांप सके जिस लेवल पर था खतरा। मुट्ठी भर लोग आते थे भारत में, और भारत की बड़ी से बड़ी सेना पर भारी पड़ने लग गए, क्योंकि भारत के लोग दुनिया से कट गए थे। बाबर आया था भारत में लड़ने, छोटी सी सेना लेकर, उससे बहुत बड़ी सेना थी भारत की इब्राहिम लोदी की, लेकिन इब्राहिम लोदी हारा। कारण ये है कि बाबर के पास तोप था, आर्टिलरी, और भारत के इब्राहिम लोदी को पता ही नहीं था कि तोप क्या होता है। अगर इब्राहिम लोदी थोड़ा सा दुनिया के बारे में जानकारी रख रहा होता, या बाबर को जानता होता, बाबर की सेना की ताकत को जानता होता, तोप के बारे में जानता होता, तो क्या लगता है आपको बाबर भारत को गुलाम बना पाता? क्या बाबर के वंशज भारत में टिक पाते? मुगल? ऐसा नहीं होता। आज की डेट में देखो, दुनिया के पास कौन कौन से वेपन से भारत को पता है। चाइना कौन से लेटेस्ट वेपन्स बना रहा है, हथियार बना रहा है, भारत को पता है। ठीक है कि हमें यह भी पता होता है कि चाइना यदि 1000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बना रहा है, तो भारत 800 किलोमीटर रेंज की ही मिसाइल बना पाता है। लेकिन कोई बात नहीं, भारतीयों के पास हौसला इतना होता है कि 200 किलोमीटर उठा के ले जाएंगे, वहां से चाइना पर फायर करेंगे। कम से कम है तो हमारे पास कुछ लड़ने के लिए। एक समय तो ऐसा था कि दुनिया के लोग बंदूक लेके भारत चले आ रहे हैं, दुनिया के लोग तोप लेके भारत चले आ रहे हैं, और भारत के राजाओं ने दुनिया के बारे में पता ही नहीं था। भारतीय सैनिकों के हाथ में तलवारें पकड़ा थी कि भाई धार लगाते रहो, कोई आएगा तो मार देना। जो देश का दुश्मन हो, हम धार लगाते रहे तलवार पर। दुश्मन आया, दुश्मन ने बंदूक निकाली, हमने तलवार निकाली, बड़े जोर से डायलॉग मार करके कि जय बजरंग बली। पता लगा जब तक हमने तलवार निकाल कर डायलॉग मारा जय बजरंग बली, तब तक सामने से 2 गोली आई और हम भी बजरंग बली के पास पहुंच गए। इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया से कटे होने के कारण भारत के लोग जो है बहुत परेशानी में आ जाएंगे, और परेशानी राजाओं के कारण आई, लेकिन देश की जनता ने भुगता। और जब तक देश की जनता जागरूक नहीं हुई, तब तक कोई न कोई भारत देश में आकर भारत को गुलाम ही बनाता रहा। ये भारत देश के निवासी हैं जिन्होंने 15 साल, 16 साल, 22 साल, 23 साल की नौजवान जो थे भारत के, और इतनी कम अवस्था में भारत देश के लिए बलिदान दे करके, कोई आर्मी का व्यक्ति ही नहीं कि सिर्फ आर्मी का व्यक्ति हो, सिविलियन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु। जिस दिन भारत देश के लोग जिस दिन जागरूक हो गए, किसी में हिम्मत नहीं कि भारत देश को गुलाम बना के दिखा दे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक सिविलियन होने के नाते, एक कॉम्पिटिटर होने के नाते, आपको भारत देश का इतिहास, दुनिया का इतिहास इतने अच्छे से पता होना चाहिए कि ना सिर्फ कमीशन में आने वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए आप, बल्कि इतने जानकार हों कि देश का भविष्य संवार सके। कोई भी ऐसी गलती ना करें जो हमारे पूर्वजों ने की है। इससे आपका भी फायदा होगा जब आप इतिहास पढ़ रहे होंगे, विश्व का भी और भारत का भी। मैंने बार बार कहा, मैं कह रहा हूँ कि आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। जरा सा देखो कि बिना विश्व का इतिहास पढ़े हुए भारत का इतिहास समझ ही नहीं सकते आप। आज की डेट में जो कुछ हो, आप जो कुछ है दुनिया, आप वही नहीं समझ सकते कि क्या है और कैसे है। मैं अपनी बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप समझने का प्रयास करना। जैसे देखो, पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप। मैं 5 कॉन्टिनेंट्स की ही चर्चा करूंगा क्योंकि उसी का यूज बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ज़्यादातर मैं यही 5 महाद्वीप की चर्चा करता हूँ, और इसी 5 महाद्वीप के बारे में बताकर, समझाकर मैं आपको आसानी से इतिहास समझा ले जाता हूँ। जैसे कि उत्तर अमेरिका, ये एक महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका। इसके नीचे जाएंगे तो मिलेगा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका,
उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इससे थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो आपको मिलेगा ये अफ्रीका। इससे थोड़ा सा राइट में जाने पर आपको मिलेगा अफ्रीका। अफ्रीका से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा यूरोप। अफ्रीका से थोड़ा सा राइट में आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एशिया। इन 5 महाद्वीपों की ही चर्चा में सबसे ज्यादा करता हूँ। आपको एक छोटी सी बात समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना और फिर देखना कि मुश्किल से 5 से 10 मिनट में बोलूँगा और देखना जरा सा आपकी समझ कितनी बढ़ जाएगी। तो जब पूरा इतिहास आप ऐसे पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तब आपकी कितनी समझ बढ़ेगी, यही दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको दुनिया में उस समय की बात बताने जा रहा हूँ जिस समय पर राजा हुआ करते थे। और ऐसा समाज हुआ करता था कि राजा अगर कह दे किसी की गर्दन उड़ा दो तो समझो उसकी गर्दन उड़ जाएगी। बात बात पर तरवारें चला करती थी, जीवन का कोई मूल्य ही नहीं था, जनता का कोई मतलब ही नहीं, गुलामों की तरह जीते थे लोग, जो कुछ था वो राजा ही था। उसी समय पर, जिस समय पर दुनिया में ये सब था, मारकाट, लूटपाट, इंसान का मतलब इंसान समझा ही नहीं जाता था। जैसे लगता था इंसानी जीवन का मतलब कुछ भी नहीं, बात बात पर लोग जान ले लेते थे। उसी समय पर, जिस समय की बात मैं कर रहा हूँ, यूरोप से भारत आने का एक पानी का रास्ता हुआ करता था और एक जमीन का। मतलब जमीन से होकर के भी भारत आ सकते थे आप, यूरोप से भारत, और पानी के रास्ते भी यूरोप से भारत आ सकते थे। लेकिन यूरोप और भारत के बीच में कुछ मुस्लिम शासक शक्तिशाली हुए और उन्होंने यूरोप से भारत आने का रास्ता बंद कर दिया। मैं डिटेल से बात करूंगा इस पर। अभी बस इतना समझो कि भारत से यूरोप आने जाने का रास्ता मुस्लिम शासकों ने बंद कर दिया। बड़ा पुराना रास्ता था ये, पर अभी बंद हो गया। और ऐसे में यूरोप में इस तरफ जो देश पड़ते हैं, इधर से तो रास्ता बंद है भारत आने का। इस तरफ के देशों को लगा कि क्यों ना भारत के लिए कोई नया मार्ग तलाश करते हैं। और ऐसे में एक व्यक्ति पुर्तगाल के बगल स्पेन पड़ता है, वह स्पेन का व्यक्ति भारत का रास्ता तलाश कर रहा था और गलती से निकल करके पहुंच गया अमेरिका। और अमेरिका में जब वो पहुंचा 1492 ईस्वी की बात है, उसी का नाम हुआ करता था कोलंबस। इसने गलती से अमेरिका की खोज कर दी, निकला था भारत के लिए। और इसी समय पर, इसी घटना के 6 साल बाद पुर्तगाल नाम का एक देश है, उधर से निकला वास्को डी गामा और इस तरफ से घूम करके भारत आने के लिए 1498 ईस्वी में एक नए रास्ते की तलाश कर दी। अभी तक हालात ऐसे थे कि 1492 ईस्वी के पहले, यानी आज के मुश्किल से 500 साढ़े 500 साल पहले तक अमेरिका पता ही नहीं था दुनिया को कि अमेरिका भी है कहीं। अभी गलती से अमेरिका की खोज कर दी कोलंबस। भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज कर दी वास्को डी गामा ने। यदि भारत से यूरोप का ये वाला रास्ता बंद ही ना हुआ होता, इस रास्ते की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो रास्ता खोजना भी नहीं पड़ता। और यदि यह रास्ता यूरोप से भारत के बीच का बंद नहीं हुआ होता, तो अमेरिका की खोज इस समय पर हुई ही ना होती, क्या पता अब तक न हुई होती। इस रास्ते के बंद होने के बाद अमेरिका की खोज हो गई और भारत आने के लिए एक नए मार्ग की तलाश हो गई। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये, इस नए रास्ते से जो यूरोपियंस भारत आए, उन्हें भारत से बिजनेस करके बड़ा प्रॉफिट हुआ। पहले भी प्रॉफिट होता था, पर यूरोप के इस तरफ के देश भारत आते थे, ये नजदीक पड़ता था इधर से, और यही लोग भारत से ज्यादा बिजनेस करते थे, इस तरफ के देशों का प्रॉफिट होता था।
अब इनका प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि रास्ता इधर से बंद हो गया, ये नहीं आ पाएंगे। और इस तरफ के जो देश अब भारत आएंगे नए रास्ते से, उनका प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ने लग गया। और आज के बाद इस तरफ जो देश हैं वो बड़ी तेजी से डेवलप कर जाएंगे, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस ब्रिटेन को आप लोग अच्छी तरह से जानते हो आज, और दुनिया के बहुत देशों पर कब्जा किया था जिस देश ने 1492-98 ईस्वी के पहले, ढंग से इनका नाम तक कोई नहीं जानता था। कुछ डेवलप नहीं थे, ये पिछड़े लोग थे। आज के बाद इस नए रास्ते की खोज ने ब्रिटेन जैसे देशों को बहुत ही डेवलप कर दिया, और अमेरिका की खोज ने तो दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। आप जानते हैं अमेरिका के लोग प्रकृति के प्रेमी हुआ करते थे, ये नेचर को बहुत पसंद करते थे। इनका मानना था कि जो नेचर होता है, प्रकृति, वो इंसान को बहुत कुछ देता है। अब ये प्रकृति के प्रेमी थे, इंसानियत के प्रेमी थे, तो इनके यहाँ ऐसा नहीं था जैसा दुनिया में चल रहा था। दुनिया में चला था बात बात पर किसी की जान ले लो, सब कुछ राजा ही होता है। लेकिन अमेरिका के लोग ऐसे थे, वो जान की कीमत समझते थे। अमेरिका के लोग ऐसे थे जिनको पता था कि हमको प्रकृति बहुत कुछ देती है, तो प्रकृति की सुरक्षा भी करना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य भी है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के सोच के लोग थे। इनके यहाँ ये नहीं है कि राजा ने कह दिया कि लेट जाओ तो सारे देश की जनता लेट गई थी, ऐसा नहीं था। जो अमेरिका के लोग थे वो मानते थे कि प्रकृति ने बहुत कुछ अधिकार भी दिया है इंसान को, और उन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो राजा हो चाहे जो भी हो। जब ऊपर वाले ने दिया है हमें अधिकार, तो इंसान कौन होता है छीनने वाला। और यही सोच जो अमेरिका की थी इतनी बेहतरीन निकली कि जब अमेरिका में दुनिया के लोग पहुंचे, वैसे तो अमेरिकन बड़े सीधे साधे थे, मारपीट करके अमेरिका को गुलाम बना लिया यूरोपियंस ने। लेकिन यूरोपियंस को अमेरिका की यह सोच बहुत पसंद आई। जो यूरोप के नागरिक थे उनको अमेरिका की यह सोच बहुत पसंद आती थी। भाई क्या बात करते हैं ये लोग, ये तो कहते हैं कि जो इंसान होता है उसके पास भी अपने कुछ अधिकार होने चाहिए, उन अधिकारों को कोई कुचल नहीं सकता है। आप जानते हैं एक समय राजा चाहे अय्याशी करे या देश के लिए काम करे, जनता को सिर्फ टैक्स देने से मतलब था। यहाँ जो हम कमाते हैं राजा को टैक्स जाएगा, राजा उसको कहीं भी खर्च कर दे, कोई जनता क्वेश्चन नहीं कर सकती थी। पर अमेरिका के लोग ऐसे थे, डिफरेंट टाइप के, इन्होंने पहली बार प्रश्न उठाया था कि एक बात बताइए, अगर राजा को टैक्स हम देते हैं और टैक्स देकर राजा को शक्तिशाली हम बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम पूछ भी सकते हैं कि बताइए क्या कर रहे हो आप। और अगर हम ही राजा को टैक्स दे करके शक्तिशाली बनाते हैं, तो उस शक्ति में कुछ हिस्सा तो भाई हमको भी मिलना चाहिए। हम ही ना शक्तिशाली बना रहे हैं, राजा को हम टैक्स ही नहीं देंगे तो किस बात का राजा, उसके पास क्या रहेगा फिर। जब टैक्स की इनकम ही नहीं होगी तो वो सेना कहाँ से रख पाएगा। भाई राजा को अगर जनता टैक्स देना बंद कर दे तो राजा भी सामान्य व्यक्ति जैसा हो गया, उसके पास क्या इनकम होगी। और पहली बार अमेरिका के द्वारा उठाई गई ये मांगे न सिर्फ अमेरिका की क्रांति का कारण बनी, बल्कि यही अमेरिका की बातों का प्रभाव यूरोप पहुंचा, और यूरोप में बहुत सारी क्रांतियां हुई। सबसे पहले मौलिक अधिकार आप लोग जानते होंगे, फंडामेंटल राइट अमेरिका से निकला हुआ है, और यही मौलिक अधिकार अमेरिका की क्रांति से निकल करके यूरोप में क्रांतियों का कारण बन गया। यूरोप की जनता भी मांग करने लगी, हमें चाहिए मौलिक अधिकार, हमें चाहिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये राजा कह दें और जनता गुलामों की तरह व्यवहार करे, उनकी बात माने, ये सब नहीं चाहिए। अब देखिए अमेरिका की खोज और अमेरिका के विचार धीरे धीरे करके न सिर्फ यूरोप को प्रभावित किए, बल्कि एक समय ऐसा आया कि भारत भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। हिंदुस्तान वालों ने भी मांग कर दिया, हमको मौलिक अधिकार चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको समानता चाहिए, हमको बंधुत्व चाहिए, हाँ गुलामी नहीं चाहिए।
एक समय अलाउद्दीन खिलजी भारत को लूटे या तैमूर लंग, चंगेज खान भारत को आकर के लूट ले या बाबर, भारत देश की जनता ने कभी नहीं कहा कि अलाउद्दीन खिलजी भारत छोड़ो, तैमूर लंग भारत छोड़ो। लेकिन दुनिया को जब हमने जाना, दुनिया के बेहतरीन विचारों से प्रभावित हुए भारतीय, वैसे तो बहुत डेवलप था भारत, बहुत पहले से विश्वगुरु कहा जाता था, दुनिया को हम ही प्रभावित करते थे। दुनिया की सबसे पुरानी किताबें भारत में लिखी गई हैं, दुनिया का सबसे पुराना धर्म भारत का है, दुनिया के सबसे पुराने आविष्कार भारत के हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना, बीच में दुनिया से धीरे धीरे कट गए हम। कैसे कटे, क्यों कटे, मैं बताऊंगा। पर ऐसी धारा बना ली लोगों ने, समुद्र पार करना पाप है, दुनिया में जाना ही नहीं है, बिल्कुल हम पिछड़ गए थे। और फिर जब दुनिया से जुड़े हम, तो दुनिया की बेहतरीन चीज़ें हमने देखी और भारत वालों ने बाद में मान भी कर दी। हमें स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, बंधुत्व चाहिए, मौलिक अधिकार चाहिए और बहुत कुछ ऐसा चाहिए जो दुनिया में बेहतरीन था। यहाँ तक कि अमेरिका की क्रांति के बाद राजाओं का अस्तित्व संकट में आ गया। जब टैक्स पर राजा का नहीं, जनता का अधिकार अमेरिका वालों ने साबित किया। जब अमेरिका वालों ने कहा कि भाई हम भी शासन प्रशासन में सहयोग करेंगे, भाग लेंगे, हम ही आपको ताकतवर बनाते हैं, तो हम ताकतवर बनाते हैं, तो ताकत में हम भी जो है इस्तेमाल करने में, ताकत को इस्तेमाल करने में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। और यही विचार है जिसने धीरे धीरे करके दुनिया में लोगों को यह सिखा दिया कि जब जनता ही टैक्स दे करके राजा या देश को शक्तिशाली बनाती है, तो क्यों ना फिर देश की बागडोर जनता के हाथ में। क्योंकि जनता के द्वारा जो चुना गया शासक होगा, चाहे उसे प्रधानमंत्री कर लो, चाहे राष्ट्रपति, चाहे राजा कर लो, वो जनता के लिए अच्छे से काम कर सकता है। नहीं करेगा हम फिर उसे हटा देंगे। जब जनता ही टैक्स दे करके देश को शक्तिशाली बनाती है, तो फिर जनता के लिए भी काम करे ऐसा शासक चाहिए। और यही वजह है धीरे धीरे दुनिया में राजशाही समाप्त होती गई, डेमोक्रेसी आ गई, रिपब्लिक, गणतंत्र आ गए, गणतंत्र अस्तित्व में आ गए। ये तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो कैसे जब आप दुनिया का इतिहास देखते हो और अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाते हो, तो धीरे धीरे करके आप बहुत कुछ बहुत आसानी से समझ जाते हो। ये आज की डेट में जो हम लोग हैं, अधिकार वाले, कर्तव्य वाले, बहुत सारे बेनिफिट उठाने वाले, देश की सरकार अच्छे से काम ना करे तो फेसबुक से लेकर के व्हाट्सएप तक खूब ढंग से आलोचना करने वाले, ये जो आज हम लोग हैं ना, ये इतिहास की देन है, कुछ पूर्वजों की देन है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये परिवर्तन लाया है, अपने आप नहीं आ गया। आपको क्या लगता है कोई राजा आसानी से अपनी गद्दी छोड़ दिया होगा? वो सामान्य नागरिक जैसा हो जाएगा अपनी पसंद से? ऐसा नहीं था। ये तो वल्लभ भाई पटेल जैसे दिग्गजों ने बड़ी मेहनत करके भारत में ये सब किया है कि राजशाही समाप्त करके फिर जो है गणतंत्र या डेमोक्रेसी लेके आए। आपको क्या लगता है हमेशा गुलामी में जिया हुआ भारत, हमेशा का मतलब ज्यादातर, ऐसे कैसे हो गया कि उसके अंदर भावना आ गई कि नहीं हमको गुलाम ही नहीं रहना है? ये भगत सिंह जैसे लोगों के बलिदान का, रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की मिसाल का, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का, सुभाष चंद्र बोस की बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी और प्रभावी बातों का देश पर असर पड़ा। देश की जनता की सोच बदल गई। जो भारत देश के लोग दुनिया से कटे हुए थे, उन्होंने दुनिया को जाना और दुनिया को देख करके खुद में परिवर्तन किया। और आज की डेट में देखिए हम बेहतरीन ही होते जा रहे हैं स्वतंत्रता के बाद से। इस तरीके से आप जब तक थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री पर नहीं फोकस करोगे, इंडियन हिस्ट्री नहीं समझ पाओगे। और जब इंडियन हिस्ट्री नहीं समझ पाओगे, कमीशन की डिमांड नहीं समझ पाओगे कि भाई क्या जानना चाहता है वो इंडियन हिस्ट्री में। और जो टीचर कमीशन की डिमांड नहीं समझता, यकीन मानिए वह स्टूडेंट क्लियर ही नहीं कर सकता एग्जाम को। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी समझ बढ़ाएं। अब जैसा कि मैंने कहा, ये सब बातें तो मैं बहुत डिटेल से करता रहूँगा। आप समझ गए होंगे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखते हुए फिर फैक्ट पढ़ना है। और मैंने अपने चैनल का नाम ही इसलिए रखा है रवि मिश्रा कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री क्लासेस। कॉन्सेप्ट का बड़ा रोल है इतिहास पढ़ने में।
तो देखो बहुत सारी ऐसी बातें मैं बीच बीच में बताता रहूंगा जिससे इतिहास को आसानी से समझने में आपको मदद मिले। पर अभी मैं पढ़ाना शुरू करने जा रहा हूँ और इस बैच को मैं जो है जैसा कि मैंने कहा डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा। तो इस बैच को मैं जहाँ से उठाऊंगा, जैसे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राचीन इतिहास। जिस समय भारत में हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, सबसे पुरानी किताबें दुनिया की वेद ये सब अस्तित्व में थी। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जैसे लोग हुआ करते थे। ये सब टाइम प्राचीन इतिहास में आता है। जैसे ही भारत पर मुस्लिम शासकों ने कब्जा किया, वहां से हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और जब भारत पर यूरोपियंस ने कब्जा किया, उस समय हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। ये तीनों इतिहास को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कब से कब तक कौन सा इतिहास पढ़ना है। पर एक बात और याद रखना, एक बात आपको और दिमाग में रखनी है, बीसी और एडी क्या है? ईसा पूर्व और ईसवी। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम लोग ईसवी कहते हैं। जैसे 2020 ईस्वी चल रही है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल हो गए। और उनके जन्म से जितना पहले जाओगे आप, उसी को ईसा पूर्व कहते हैं, बीसी बिफोर क्राइस्ट। मैं कहूँ 1000 बीसी, 1000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म के 1000 साल पहले। अब बीसी एडी का यूज करके आप समझ सकते हो कि इतिहास में कितनी पुरानी घटना पढ़ रहे हो आप या कितनी नई घटना। मैं कहूँ ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले, 1000 ईसा पूर्व, मतलब 2020 इधर हो गए जन्म के बाद। 1000 जन्म से पहले मतलब आज से लगभग 3000 साल पहले की घटना मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे थोड़ा आसानी होती है, आप समझ सकते हो कितना पुराना समय में क्या था, अभी नए समय में क्या है। थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है इतिहास को समझना। प्राचीन इतिहास भारत का बहुत ही पुराना इतिहास, जब सिर्फ भारतीयों का ही भारत पर शासन था। मध्यकालीन इतिहास मध्य एशिया से आकर के भारत पर कब्जा करने वाले मुस्लिम शासक, पूरा का पूरा आप मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ोगे। और आधुनिक इतिहास का मतलब है जब यूरोप में खास करके अंग्रेजों ने भारत में आकर के भारत गुलाम बना लिया, तब आप बहुत डिटेल से पढ़ोगे ये आधुनिक इतिहास। अब ये जो भारत का प्राचीन इतिहास है, बड़ा पुराना इतिहास है, लेकिन उस समय का इतिहास जानने के लिए भारत में किताबें और जो जानकारी है वो बहुत कम है। वैसे तो किताबें भारत में बहुत सारे विदेशियों ने जला डाली। आपने सुना होगा नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसको भी एक मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने तोड़ डाला था। तो प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए, वैसे तो धर्म को जानना हो तो बड़ी किताबें हैं प्राचीन इतिहास में, पर हिस्ट्री जानने के लिए, पॉलिटिकल एक जो है उस समय का जानने के लिए, राजनीतिक दशा क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन, तब हमारे पास किताबों की कमी है। लेकिन जब मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया भारत पर मध्यकालीन इतिहास में, तो मुस्लिम शासकों ने बहुत सारे विद्वानों से बहुत कुछ लिखवाया। जो विदेशी मुस्लिम के भारत में आए, जो कुछ देखा उसको लिखा। बहुत सारी किताबें हैं। तो यहाँ से इतिहास के बारे में जानने के बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। और आधुनिक इतिहास में तो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आ गए, किताबें छपना आसान हो गया। आप जानते हैं यूरोपियन से पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लाए थे भारत में। अब तो यहाँ से बहुत सारी किताबें। तो मैं चाहता हूँ आप वहाँ से इतिहास समझो जहाँ से इतिहास समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूँ, आप आसानी से समझ सको। तो सबसे पहले मैं मध्यकालीन इतिहास शुरू करूँगा, फिर आपको बताऊंगा आधुनिक इतिहास के बारे में बहुत डिटेल से। और जब आप ये सब कुछ समझ चुके होंगे, तब मैं आपको ले चलूंगा प्राचीन इतिहास।
के बारे में बताऊंगा। और वैसे भी आधुनिक इतिहास जब भारत में मैं पढ़ा रहा हूँगा, उसी समय पर प्राचीन इतिहास के बारे में ज़्यादातर खोज हुई है। हड़प्पा सभ्यता लोगों को पता नहीं था, अंग्रेजों के समय में खोज हुई। जो भारत में स्टोन एज पाषाण काल जब इंसान जंगलों में रहता था, पत्थर का यूज करता था, अंग्रेजों के समय में खोज हुई। तो जब आप आधुनिक इतिहास पढ़ रहे होंगे तब आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे अंग्रेजों को लगा कि भारत का प्राचीन इतिहास जानते हैं, कैसे अंग्रेजों को लगा कि भारत का प्राचीन इतिहास जानने से बेनिफिट होगा, अंग्रेजों को क्या ज़रूरत पड़ गई भारत का इतिहास जानने का, उन्होंने क्यों खोज करवाया, और जब उन्होंने खोजा तो भारत के प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में क्या पता चला। तो जब मैं पहले मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपकी समझ बढ़ेगी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपकी समझ और बढ़ जाएगी, और जब आपकी समझ बढ़ जाएगी फिर मैं आपको प्राचीन इतिहास पर पढ़ाऊंगा, जिससे आपके लिए प्राचीन इतिहास को समझना बहुत ही आसान है। यही करने वाला हूँ। अब जो मेडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास ही सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। परेशान बिल्कुल मत होना, मैं बहुत आसानी से आपको सब कुछ समझाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ाने चल रहा हूँ, तो डिफरेंट तरीके से पढ़ाने चल रहा हूँ इसका मतलब ही है कि जैसा मैं पढ़ाऊँ वैसा पढ़ते रहना आप, और फिर देखना कि क्या डिफरेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इतिहास में मैं पढ़ाने चल रहा हूँ मध्यकालीन इतिहास। मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास को मैं पढ़ाऊं तो एक बार यहाँ पर फिर से मैं वही कॉन्टिनेंट्स बनाता हूँ जिनके बारे में अभी चर्चा कर रहा था मैं। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, और एशिया। एशिया में ये छोटा सा देश इधर भारत, ऐसे समझो। अब मैं जिस समय का इतिहास पढ़ाने चल रहा हूँ यानी मध्यकालीन इतिहास, और जहाँ से शुरू करूँगा मैं, उस समय पर सबसे पहले ये समझ लो कि उस समय पर अमेरिका का पता नहीं था, ना तो उत्तर अमेरिका ना तो दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका के भी ज़्यादातर देशों का पता नहीं था। इस समय पर यूरोप के ज़्यादातर देश लोगों की जानकारी में थे। इधर सेंट्रल एशिया, सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया जानकारी में थे। अफ्रीका में इजिप्ट, मिस्र वगैरह जानकारी में थे। भारत, चाइना, रसिया ये सब ज़्यादातर जानकारी में थे। पर अमेरिका का पता नहीं था, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं था, बहुत कुछ नहीं पता था लोगों को। इस समय पर यूरोप में यहाँ से इटली और अगल बगल के देश के लोग इधर से सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया इस साइड से होते हुए भारत में आकर बिजनेस करते हैं। यूरोप और अफ्रीका के बीच में पड़ता है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। और यहाँ से होते हुए इस तरीके से होते हुए पानी के रास्ते भी यूरोपियंस भारत में आकर के बिजनेस करते हैं। भारत के लोग भी यूरोप में जाके बिजनेस करते थे। ऐसे में क्या हुआ, इस बिजनेस से भारत के लोग भी डेवलप कर रहे थे, यूरोप के लोग। वैसे भी बिजनेस से डेवलप होता ही है। अभी जापान को देख लो, छोटा सा देश है और उसकी इकोनॉमी भारत जैसे विशाल देश से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या करता है जापान? बिजनेस करता है, दुनिया में अच्छा बिजनेस करता है, अच्छा सामान बनाता है, अच्छी क्वालिटी का दुनिया में बेच करके प्रॉफिट निकालता है। ऐसे में क्या हुआ कि यूरोप के लोग डेवलप थे, भारत के लोग डेवलप थे। लेकिन याद रखना, बिजनेस करने के लिए भी कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए आपके पास। भाई जब कुछ होगा तभी ना आप उसको बेच करके बिजनेस में प्रॉफिट निकालोगे। यूरोप वाले एग्रीकल्चर अच्छा करते थे, मेहनत करते थे, अच्छी क्वालिटी का सामान बनाते थे तो बेच लेते थे। भारत में एग्रीकल्चर बहुत बेहतरीन रहा है, बहुत कुछ ऐसा होता था जिसको दुनिया में बेचा जा सकता था, जैसे कि रेशम, सिल्क,
जैसे कि कॉटन, जैसे कि स्पाइस यानी कि मसाला, यहाँ तक कि भारत में कुछ पक्षी जैसे मोर बहुत ही खूबसूरत होता है, वो भी दुनिया में बेचते थे। भारत भी प्रॉफिट निकालता था। लेकिन भारत और यूरोप के बीच में कुछ देश ऐसे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान था, ढंग से खेती तक नहीं होती थी, यहाँ के लोगों के पास खाने भर का नहीं होता था, और जहाँ के लोगों के पास खाने भर का ना हो वहाँ पर लूट, मारपीट, असोट, यही सब होता है। लोग पिछड़े होते हैं, मारपीट लूटपाट में ही जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग खास करके सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया, थोड़ी सी जनजाति टाइप के लोग थे, कबीलाई टाइप के लोग थे, मारपीट लूटपाट करना इनका नेचर था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर थे जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया यानी कि इंडिया जैसे देशों में आकर बिजनेस करते थे, व्यापारी थे, अच्छे व्यापारी थे। और ऐसी ही एक व्यापारी महिला के यहाँ नौकरी कर रहे थे एक व्यक्ति जिनका नाम है पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब जो कि दुनिया में बहुत कुछ देख चुके थे, बहुत कुछ जानते थे, कहते हैं उनके माइंड में एक प्लान आया। उनको लगा कि भारत अमीर और शक्तिशाली देश है, यूरोप में भी बहुत सारे अमीर और शक्तिशाली देश हैं, और यहाँ पर सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया ये एरिया पिछड़ा हुआ है, लोग आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, लूटते हैं एक दूसरे को। यदि यहाँ के लोग एक हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, तो एकत्रित होकर के यदि दुनिया पर अटैक करें तो ना सिर्फ एम्पायर बढ़ा सकते हैं, साम्राज्य, बहुत सारा एरिया कब्जा करके ना सिर्फ शक्तिशाली हो सकते हैं साम्राज्य बढ़ाकर, बल्कि अमीर भी हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए। क्यों आपकी बात मान करके सारे लोग एकत्रित हो जाएंगे जो मार काट करने में वीर हैं, न तो बहुत पढ़े लिखे हैं, न बहुत समझदार हैं। तो जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हों उनको एकत्रित करने का सबसे आसान तरीका होता है धर्म। वो ज़्यादा सोचते नहीं, धर्म के लिए कट जाएंगे, मर जाएंगे। अभी देखो कई सारे लोग अरेस्ट हुए जिनके ऊपर आरोप सिद्ध भी हुआ, जैसे राम रहीम और आसाराम जैसे लोग, और उनके बहुत सारे समर्थक उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे। इतना पुलिस को परेशानी उठानी पड़ी फिर कंट्रोल कर पाए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे में यहाँ के जो लोग थे पिछड़े हुए, मार काट करने वाले, अगर उनको भी एक करना है तो सबसे आसान तरीका था धर्म का। और पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में 570 एडी में 570 ईस्वी में जन्मे थे। इनका जन्म हुआ था पैगंबर मोहम्मद साहब का। पैगंबर मोहम्मद साहब का 570 ईस्वी में जन्म हुआ था। 610 ईस्वी की बात है, 610 ईस्वी की इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हीरा नाम की एक गुफा में, हीरा गुफा। अब इन्होंने एक नए धर्म को स्टार्ट किया। कारण व्यक्तिगत तो है, बहुत विद्वान व्यक्ति है, लेकिन राजनीतिक कारण भी है। जैसा कि मैंने कहा कि इनको लगा कि अगर लोग एक हो जाते तो दुनिया में साम्राज्य बढ़ाकर शक्तिशाली हो सकते हैं। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने एक नया धर्म शुरू किया, इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म शुरू करके लोगों को इस्लाम धर्म समझाना चाहा, लोगों को इस्लाम धर्म में लाना चाहा। अब जो यहाँ पर बहुत सारे मूर्ति पूजक थे सऊदी अरब, इराक, ईरान साइड में,
पैगंबर मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू किया कि भाई मूर्ति पूजा छोड़ो, ये इस्लाम धर्म है, नया धर्म है और इसमें बहुत कुछ अच्छी बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ, इस धर्म में आ जाओ। लेकिन मूर्ति पूजा करने वाले भला अचानक से इस्लाम धर्म क्यों मानते? ये तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जान के ही दुश्मन बन गए। और 622 ईस्वी की बात है, पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके, जहाँ रह रहे थे ये, मक्का से मदीना चले गए। और एक जगह से दूसरी जगह जाने को हिजरी कहा जाता है इस्लाम जगत में। तो ये एक नए कैलेंडर की शुरुआत हुई, हिजरी एरा पूछा जाता है। अब ये मदीना गए और इनको एक बात समझ में आ गई कि यदि मैं धर्म की भी बात करूंगा तो मार दिया जाऊंगा। तो इनको लगा क्यों ना अपनी शक्ति भी बढ़ाता हूँ, मुझे मारना आसान ना हो। और इन्होंने मदीना में बहुत सारे लोगों को न सिर्फ मुस्लिम बनाया बल्कि उनको मिलाकर एक सेना बना डाली। और अब इनके हाथ में रिलीजियस पावर तो थी, धार्मिक, पर पॉलिटिकल जो है पावर भी आ गई। अब ये रिलीजन के भी हेड थे और पॉलिटिकल रूप से भी हेड हो गए, आर्मी कमांडर बन गए। और फिर इन्होंने मदीना से अटैक किया मक्का पर और बहुत सारे लोगों को उसके बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कराया, मक्का के लोगों को हरा दिया। अब इनका एरिया भी बढ़ने लगा था और ताकत भी, साम्राज्य भी बढ़ने लगा और पावर भी बढ़ने लगी। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बातें और जान जाइए। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम था अमीना, इनके चाचा थे अबू तालिब और अबू जहल। परेशान मत होइएगा, जो कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या लिखवाऊंगा वो सारा आपको पर डे क्लास का जो भी होगा, जो लिखने का होगा, वो पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा। मेरे ऐप पर मैं अपलोड कर दिया करूँगा। तो आपको मेरा लेक्चर सुनकर कॉन्सेप्ट समझना होगा, सारा फैक्ट पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, आप उसे देख लेना। और फिर मैं आप लोगों से विचार विमर्श करूँगा कि कौन सा टाइम रखूँ पूरे दिन में कि जो भी टॉपिक पे आपका डाउट हो वो मैं आपका डाउट ले सकूँ। तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का डाउट सेशन रख दिया करूँगा। पर डे का पर डे वीडियो जो अपलोड करूँगा उसे देखना। महत्वपूर्ण फैक्ट का पीडीएफ उसको भी देख लेना, अपलोड कर दूँगा। फिर जो डाउट होगा वो डाउट ले लिया करूँगा। इस तरीके से आपका इतिहास विषय पर मजबूत पकड़ हो जाएगा। चाचा थे अबू तालिब और अबू जहल। इनकी पत्नी का नाम था खदीजा। पुत्री का नाम था फातिमा। जमाई का नाम था सलीला, अली। इनका कबीला हुआ करता था, कबीला, क्लैन। मैं इंग्लिश में भी पीडीएफ दूंगा, परेशान मत होना, इंग्लिश में भी पीडीएफ होगा आपके पास। कबीला हुआ करता था कुरैश। ये कुरैश कबीले से बिलोंग करते। छोटी सी बात और समझ जाइए, ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इनके समय में कुरान, हदीस, इजमा और कयास। अब ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। कुरान का मतलब अल्लाह की वाणी है, अल्लाह ने क्या कहा। हदीस का मतलब है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो कुछ कहा है, इन्हीं के वचनों का संग्रह, ये हदीस है। और इजमा है न्याय सिद्धांत, जस्टिस, न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा है। और कयास है तर्क वितर्क, आर्गुमेंट। और ये जो चारों किताबें हैं, इन चारों को मिला करके ही कहा जाता है शरीयत। आपने कई बार सुना होगा शरिया कानून, यही शरीयत है। इन चारों को मिला दो तो शरीयत बन गई। इस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में ये कुछ बेसिक जानकारी है जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं।
मैं आपको बता रहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी ताकत बढ़ा दी, लेकिन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। अब समस्या इस बात की थी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो ताकत है और जो धर्म को नेतृत्व देना है वो दे कौन। तो अब धर्म के प्रमुख को अब कहा गया खलीफा, एक टाइटल दिया गया खलीफा। धर्म के प्रमुख को खलीफा कहा गया और शुरुआत में 4 खलीफा हुए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये 4 खलीफा हुए। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद ये 4 खलीफा हुए और चारों खलीफाओं का टाइम है, अबू बकर का है 632 to 634, उमर का है 634 से 644, उस्मान का है 644 से 656 और अली का है 656 से 662। ये टाइम है। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ये सारा जो पावर होगा वो खलीफा इस्तेमाल करेंगे। यही बता रहा था अभी। आज के बाद जो यहाँ पर लोग आपस में लड़ रहे थे वो मुस्लिम के नाम पर संगठित हो गए और पैगंबर मोहम्मद साहब ने यहाँ के मुसलमानों को टारगेट भी दे दिया इस्लाम धर्म के माध्यम से। कि पहली बात तो मुस्लिम आपस में भाईचारा रखो, मुस्लिम बंधुत्व की भावना, इकट्ठा रहो। दूसरी बात है दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रसार करो और इस्लामिक एम्पायर बढ़ाओ, इस्लामिक साम्राज्य। तो जो आज तक लोग आपस में लड़कर लूटपाट करते थे वो इकट्ठा होकर के यूरोप पर अटैक, अफ्रीका पर अटैक, भारत पर अटैक और धीरे धीरे करके न सिर्फ इनकी ताकत बढ़ेगी बल्कि इस्लामिक एम्पायर बढ़ने लगेगा, इस्लामिक साम्राज्य बढ़ेगा। और एक समय तो देखना आप दुनिया के बड़े हिस्सों पर मुस्लिम शासकों का शासन होगा और बहुत तेजी के साथ। इतना तेजी के साथ कोई भी धर्म डेवलप नहीं किया था दुनिया में जितना तेजी से इस्लाम धर्म डेवलप करेगा। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुछ बेहतरीन आइडियाज, बेहतरीन विचार डाले जिसके माध्यम से यहाँ के जो मुस्लिम होंगे या मुस्लिम शासक होंगे वो न सिर्फ दुनिया में मुस्लिमों की संख्या बढ़ाएंगे, अपनी ताकत बढ़ाएंगे, बल्कि एम्पायर भी खड़ा करेंगे, इनकम भी बढ़ेगी, जो कि अब शुरू होने जा रहा था। और अब जब ये सब शुरू होने जा रहा था तो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के कुछ ही वर्ष बाद, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के कुछ ही वर्ष बाद जब वहाँ के मुस्लिम सऊदी अरब, इराक, ईरान बड़े शक्तिशाली हो गए, बहुत सारे लोगों को मुस्लिम बना दिया गया सऊदी अरब और अगल बगल के देशों में। तो जब मुस्लिम बहुत सारे हो गए, एक बड़ी मुस्लिम सेना हो गई और तब यहाँ के लोगों ने दुनिया पर अटैक करने का प्लान बनाया। और सऊदी अरब में मक्का है, अरब में ही इस्लाम धर्म तेजी से डेवलप कर रहा था। आप जानते हैं अरब के नीचे सऊदी अरब के अरेबियन सी है, मैप उठाकर देखेंगे तो देखिएगा अरब सागर। और यही सऊदी अरब का एक रूलर हुआ करता था अल हज्जाज। पैगंबर मोहम्मद साहब की मौत के कुछ वर्ष बाद की बात है। और ये जो अल हज्जाज है ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत पर अटैक करने का प्लान बनाया। टारगेट में बता चुका हूँ कि इस्लाम धर्म का प्रसार हो, दुनिया में इस्लामिक एम्पायर बढ़े, मुस्लिम साम्राज्य बन जाए, पूरी दुनिया में बढ़ता ही चला जाए साम्राज्य, ऐसा ही टारगेट है। और इस टारगेट को लेकर यहाँ की मुस्लिम दुनिया पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, बनाएंगे और अटैक करेंगे भी। सुनाओ ना महमूद गजनवी, मोहम्मद घूरी जैसे लोग भारत में आए, अभी आना शुरू कर रहे हैं। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अटैक करना शुरू करेंगे, फिर क्या होगा मैं समझाऊंगा। अल हज्जाज नाम के व्यक्ति ने भारत पर अटैक करने का प्लान बनाया और 711 AD की बात है, 711 ईस्वी, 632 ईस्वी में मरे मैं पैगंबर मोहम्मद साहब, 711 ईस्वी में बता रहा हूँ। मतलब मान के चलिए कि लगभग 80 साल बाद की बात है। भारत पर अटैक करने आए सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी, एक का नाम है उबैदुल्लाह और दूसरे का नाम है बुदैर।
पर भारत के बॉर्डर पर मार दिए गए। इसी के बाद 712 ईस्वी में अल हज्जाज ने अपना कमांडर सेनापति, जो अल हज्जाज का भतीजा भी था और दामाद भी सन इल्लाह, उसे भारत पर आक्रमण करने भेजा, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। यही भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है। और आप जानते हैं आया कहाँ से था? अरब से। अरब से ही आया। पहला अरबी आक्रमणकारी जो भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत पर आक्रमण किया, तो भी मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, संयोग देखिए, इस समय पूरा भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था। और आप पढ़े लिखे लोग जानते हैं, मैं सोच कर देखिए, जब पूरा भारत एक व्यक्ति के हाथ में हो तब भारत शक्तिशाली होगा, या हजारों टुकड़ों में बटा हो तब शक्तिशाली होगा? भारत जब एक व्यक्ति के हाथ में है तब शक्तिशाली होगा। हजारों टुकड़ों में बटा है तो भारत कमजोर होगा। और पूरे भारत का छोड़ो, सिर्फ पाकिस्तान साइड में देखो तो इतने सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था भारत। सिंध, देवल, निरून, सिहवान, ब्राह्मणवाद, अरोर, मुल्तान, ये पाकिस्तान साइड से कुछ एरियाज की बात कर रहा हूँ मैं। इतने छोटे छोटे कई टुकड़ों में, तो पाकिस्तान साइड में बटा हुआ एरिया था। पूरे भारत की बात छोड़ो आप। और हर जगह के शासक अलग अलग, जो शासक है यहाँ के रूलर, जैसे सिंध और देवल में दाहिर नाम का हिंदू शासक था, दाहिर, और उसकी पत्नी रानाबाई, इनका शासन था। निरून में कुछ बौद्ध शासन कर रहे थे। सिहवान में बजहरा, ये दाहिर का भाई था, ब्राह्मणवाद, जय सिंह, दाहिर का बेटा, अरोर में लाडो, दाहिर की पत्नी। मतलब एक ही परिवार छोटे छोटे टुकड़ों में एरिया बांट करके शासन कर रहा है। अब आप कल्पना करिए, ऐसी दशा में ये सारे लोग जो टुकड़ों में बांट कर खुद को शासन कर रहे हैं, वो सारे कमजोर होंगे। अच्छा, या तो कोई दुश्मन है, अटैक करे और सारे लोग एक होकर सामना करें, तब भी चलो ठीक है। लेकिन विडंबना बताऊं मैं, जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, इन सारे एरिया के लोगों ने अलग अलग मोहम्मद बिन कासिम से सामना किया था। शुरू में दाहिर लड़ा, इनके परिवार वालों को लगा कि कोई बात नहीं है, संभाल लेंगे दाहिर। स्वयं इनके बेटे थे जय सिंह, इनको भी लगा कि कोई बात नहीं, डैड संभाल लेंगे। डैड संभालते संभालते खुद डेड कर गए। भाई इकट्ठा होकर के लड़ो सारे लोग, यही लोग इकट्ठा नहीं हुए। और मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू में दाहिर को हराया, उसकी पत्नी रानाबाई युद्ध का नेतृत्व की पर हार गई। उसके बाद निरून में बौद्धों पर हमला करके यहाँ पर हजारों बौद्धों को मुस्लिम बना दिया। फिर सिहवान पर आक्रमण किया और दाहिर का भाई हारा, फिर दाहिर का बेटा हारा। अरोर में दाहिर की दूसरी पत्नी लाडो थी, वो भी हार गई। और मुल्तान में दाहिर ने जब ये मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, तो यहाँ से तो इसको इतना सोना मिला था कि मुल्तान को ही अरबियों ने सिटी ऑफ गोल्ड कहा, सोने का शहर। और जैसा कि मैंने कहा, ये सारा इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ जो कि लिखा हुआ है, मुस्लिम राइटर्स ने लिखा। जैसे देखो, एक बुक है चचनामा, सिंध पर अरबों की विजय के बारे में लिखा हुआ है, फतह यानी विजय, तो इसका नाम फतहनामा भी है। और इसी किताब में सिंध का इतिहास पता चलता है, इसी किताब से। इसीलिए मैं आपको डिटेल से समझा पा रहा हूँ। मोहम्मद बिन कासिम का 2 टारगेट था भारत आने का, इस्लाम धर्म का प्रसार और इस्लामिक एम्पायर बढ़ जाए। दोनों टारगेट पूरा किया। बहुत सारे मुस्लिम लोगों को मुस्लिम बना दिया और एरिया पर कब्जा किया, मतलब इस्लामिक एम्पायर बढ़ गया।
यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए जो हिंदू थे, बौद्ध थे। जो इस्लाम धर्म स्वीकार किए वो बच गए, और कुछ लोग जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे और कासिम को लगा कि कोई बात नहीं कुछ दिन बाद कर लेंगे, तो उनको परेशान करने के लिए, उन पर प्रेशर बनाने के लिए, जिससे परेशान होकर वो बाद में मुस्लिम बन जाएं, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर जो मुस्लिम नहीं बन रहे थे उन पर एक टैक्स लगा दिया, जजिया टैक्स। जजिया टैक्स, जैसे कोई मुस्लिम है उसे 100 रुपये टैक्स देना है मोहम्मद बिन कासिम को, लेकिन कोई मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, तो 110 रुपये टैक्स देगा कासिम को, तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा है वही जजिया टैक्स है। अगर उसे माफ़ करवाना है कि भाई हमको टैक्स नहीं देना है, एक्स्ट्रा वाला टैक्स कम देना है, तो मुस्लिम बन जाए। मुस्लिम बनाने का यह भी एक तरीका था, इसे जजिया कर कहते हैं। और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जजिया कर किस मुस्लिम ने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। कारण क्या था लगाने का, आप समझ चुके होंगे। अब भारत से मोहम्मद बिन कासिम चला गया, लेकिन समस्या इस बात की है कि क्या भारत के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के इस खतरे को समझा? पाकिस्तान साइड में तो ये लड़ा है, बाकी पूरे भारत को लगा कि हमें क्या प्रॉब्लम है। लोग टुकड़ों में बटे हुए थे, इनको लगा हमें कहाँ से प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप तो आज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, बड़े जागरूक लोग, आप जानते हैं ना प्रॉब्लम होगी। अब ये पाकिस्तान से आकर के गया है, भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान उस समय पर, लेकिन पाकिस्तान से आकर के गया। अगला आएगा भारत में घुसेगा, फिर अगला आएगा पूरे भारत में घुसेगा, और देखना आप पूरा भारत मुस्लिम शासकों के कब्जे में चला जाएगा। यदि भारत के लोग इस खतरे को तुरंत ही भांप पाते, कुछ लोगों ने भांपा, कुछ तो ऐसे भी भारतीय थे जिन्होंने जा करके ना सिर्फ मुस्लिम शासकों के एरिया पर कब्जा किया, वहाँ के लोगों को मारा, वहाँ की महिलाओं से कई सारी शादियाँ की, और बहुत वर्ष बाद लौट करके आए। बप्पा रावल राजपूत, जो कि जिनके नाम पर रावलपिंडी है पाकिस्तान का, ललितादित्य मुक्तापीर जम्मू कश्मीर साइड का, इन लोगों ने जाकर के घुस करके अरब वगैरह में बहुत दूर दूर तक जाकर के मुस्लिम शासकों को मारा। बड़े शक्तिशाली लोग थे। लेकिन बाकी जो भारत के लोग थे उस खतरे को समझ ही नहीं पाए। अगर समझ पाते तो चाइना ने अपने आप को सेफ रखने के लिए चाइना की दीवार बना डाली। कितनी लंबी दीवार है आप सोचो। ये मुस्लिम शासक जो भारत में आ रहे हैं, अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान में घुसते थे, अफगानिस्तान तक तो अपना ही बॉर्डर जाता था। अफगानिस्तान में बहुत सारी जमीन भारत के पास हुआ करती थी बहुत पहले से, और वो भी कुछ पहाड़ी रास्ते हैं, पहाड़ों के बीच में दर्रे, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, बोलन दर्रा, 3 दर्रा है मान भारत आने का। सोच के देखो, अगर ये भारतीय बिरला या अंबुजा टाइप का सीमेंट लगा के पैक ही मार देते, कोई घुस पाता भारत में? भारत सेफ होता। पर समस्या इस बात की थी कि भारत के लोग ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा रहते थे। बहुत सारे ऐसे भारतीय राजा थे जिनको पता ही नहीं था दुश्मन कितना शक्तिशाली है। आराम से पैर फैलाकर नृत्य संगीत शेरो शायरी मुशायरा सुन रहे होते। जब पता चलता दुश्मन ने आक्रमण किया, कहते वो रानी साहिबा बाबा वाली तलवार लाना, तो कभी नहीं हारी मैदान जंग में। फिर तिलक वगैरह लगा करके ऐसा निकलते थे जैसा मेले देखने जा रहे हैं, और रानी साहिबा से डायलॉग मार के जाते थे कि आता हूँ। अब जाते थे, आते कहाँ थे? ये लोग दुनिया में क्या चल रहा है, क्या खतरा होगा दुनिया से, अगर कोई खतरा भारत की तरफ बढ़ रहा है तो कितना खतरनाक हो, कुछ नहीं पता था इन्हें। ऐसे में भारत की हालत खराब होने वाली है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में भारत में बहुत सारे लोग भरे पड़े थे। रामायण देख रहा था रामानंद सागर जी की, और उसमें जो है बड़े बड़े राजा जाते थे, शिव धनुष उठाते थे। सीता जी का स्वयंवर चल रहा था, जनक जी का दरबार था, दोनों हाथ से शिव धनुष उठाते थे। शिव धनुष नहीं उठता था, गिर जाते थे। उसके बाद भी अगला जाता था तो पहले एक हाथ से ही ट्राई करता था। अरे भाई साहब, सामने वाला भी कम बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं था, 2 हाथ से नहीं उठा पाया तो 2 ही लगा के देखो आप, 1 हाथ से उठाते थे। ओवर कॉन्फिडेंस, सबको लगता था ये इसके जैसा कमजोर थोड़े नहीं हुए। भारत में बहुत सारे शासक थे, सबको लगा दाहिर थोड़े नहीं हुए, कोई हरा के चला जाएगा, कोई आएगा तो देखेंगे। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने आने वाले समय में भारतीयों को बहुत नुकसान पहुंचाया। अभी तो पाकिस्तान साइड का कुछ एरिया लूटा है, अगला आक्रमणकारी भारत का बड़ा हिस्सा लूटेगा, महमूद गजनवी।
इतना सोना चांदी लूट के ले जाएगा कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते। हाँ, भारत के लोगों की लापरवाही का एक और भी कारण था। हिंदुस्तान के लोगों को लगता था कि भाई ऊपर वाले बैठे हुए हैं, सब कुछ देखते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। इनका यह मानना था कि भगवान कृष्ण कह के गए हैं गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा तो मैं आऊँगा और सब अधर्मियों को नष्ट कर दूंगा। तो भाई साहब ठीक है, भगवान ने ऐसा कहा था, लेकिन उन्हीं भगवान ने ये दिखाया हुआ भी था। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, उसके बाद भी उन्होंने ये सिखाया कि भले संख्या में कम हो, दुश्मन ज़्यादा हो, लेकिन अन्यायी है अगर उसे मारने में पाप नहीं होता। अगर कोई अन्याय करता है तो भारत के जंगल के पशु पक्षी तक हथियार उठा के लड़े हैं। रामायण काल में जटायु, बहुत सारी बंदरों की सेना श्रीलंका तक लड़ने गई। भारत के इतिहास में भगवान ने धरती पर अवतार लेकर के सिखाया था, वो नहीं सीखा भारतीयों ने। बस कायरों की तरह, अकर्मण्यों की तरह बैठ गए कि सब कुछ भगवान संभाल लेंगे। अब आप बताइए, ऐसे में जब ऐसी सोच होगी तो देश के लोग नाकारा हो जाएंगे और मुट्ठी भर लोग भी आकर के इस विशाल देश को गुलाम बना सकते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान के लोग जो ये सोच रखते थे कि ऊपर वाले हैं, तो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ऊपर वाले की लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती, इनको समय समय पर ऐसा रिजल्ट भी दिखता रहता था कि भरोसा भी बढ़ जाता था। जैसे कासिम का देख लो, भारत से जब ये लौट रहा था तो दाहिर की 2 बेटियां थी, सूर्य देवी, परमल देवी। दोनों ने अपने परिवार वालों की हार का और मौत का बदला लेने का सोचा। दोनों महिलाओं ने दाहिर से, ये मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि हम जो आपके रूलर हैं, अल हज्जाज जो आपके हेड हैं, आपके प्रमुख हैं, हमने उनको अपना मान लिया, समझो पति के रूप में चुन लिया, ऐसा बोल रही, तो हमें ले चल कर सौंप दो अल हज्जाज को। अच्छा, यहाँ के जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने ऐसे ऐसे विचार डाले थे अपने सैनिकों में, जिससे सैनिक उत्साहित होकर के दुनिया में हमला करें। जैसे किसी महिला का अपमान करना गलत बात है, पर उनके अपने देश में, दूसरे देश में चलो हमला करो तो वहाँ की महिलाओं को लूट लो, उठा ले चलो, बच्चों को उठा ले चलो, कोई बात नहीं, पाप नहीं लगेगा। हम लोग तो दुनिया में धर्म का काम करने चल रहे हैं ना, धर्म का प्रचार, पाप नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। अगर दुनिया में लड़ते हुए मर भी गए धर्म के नाम पर तो सीधा जन्नत पहुंचोगे, फिर डरोगे मत। अब आप सोचो, अभी भारत वालों के अंदर यह भावना डाल दी जाए कि पाकिस्तान में घुसकर जो पाकिस्तानियों को मारेगा वो कूड़े का काम करेगा, उसे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और अगर पाकिस्तान में लड़ता हुआ मर गया तो डायरेक्ट स्वर्ग जाएगा। अभी सोचो कितने भारत के सरकीले लोग पाकिस्तान में घुस करके डायलॉग मारे कि पाकिस्तान में मारो गोली, इधर मत मारो, इधर मारो, मर्द का बच्चा हूँ तब मरूंगा मैं, मारो गोली, स्वर्ग जाना है, बहुत जल्दी में हूँ। कितने भारत के लोग घुस जाएंगे। आपको मेरी बातें मजाक तो नहीं लग रही, सीरियस है, आज तक होता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों की आज तक भावना होती है कि भारत में चलकर मरो, डायरेक्ट जन्नत जाओगे आप। जिहाद करने आते हैं, धर्म युद्ध, ऐसा आज तक होता है, शुरू यहाँ से हुआ था। जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आएंगे अपनी सेना को ऐसे उत्साहित करेंगे, जिहाद के नाम पर लड़ो, धर्म के नाम पर लड़ो, डरो मत। भारत में आते हुए डरती थी मुस्लिम सेना या कोई भी विदेशी सेना डरती थी, बड़ा शक्तिशाली देश, पर डरो मत, लड़ते हुए मर जाओगे, डायरेक्ट जन्नत जाओगे। और इसी जिहाद और धर्म युद्ध का नाम लेकर के छोटी छोटी मुस्लिम सेना ने भारत में बड़ा बड़ा युद्ध जीता है। ये भी एक तरीका था युद्ध में विजय हासिल करने का। मैं आपको समझा रहा था कि इस तरीके से मुस्लिम शासक तो आक्रमण कर रहे हैं, खतरा है भारत के लिए, पर भारत के लोग खतरे को भांप नहीं पाए। उनको लगता था कि दंड अपने आप जो गलत करेगा भारत में ऊपर वाले देंगे, और ऐसा हुआ भी करता था। कई बार तो भरोसा बढ़ जाता था, जैसा कासिम के साथ हुआ। दाहिर की दोनों बेटियां सूर्य देवी, परमल देवी, ये मुस्लिम शासक महिलाओं को उठा करके ले जाते थे। सूर्य देवी, परमल देवी ने कहा हम स्वयं से चलते हैं, आपके हेड अल हज्जाज को अपना मान चुके हैं। राजकुमारियां थी, खूबसूरत थी,
कासिम को लगा अल हज्जाज प्रसन्न हो जाएगा। कासिम ने अल हज्जाज को ले जा करके दोनों राजकुमारियां दे दी, गिफ्ट कर दी। और दोनों राजकुमारियों ने बड़े प्यार से अल हज्जाज से मुस्कुरा के कहा, बड़े विनम्रता से, बड़े दुख भरे शब्दों में कि देखो महोदय, हम आपको अपना मान चुके थे, हमने कहा था कासिम से, और उसके बाद भी कासिम ने रास्ते में हमारे शरीर को टच किया, हमारा अपमान किया। आपके धर्म में क्या है हमें नहीं पता, पर हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक बार अगर किसी को अपना मान लो तो समझो कि मान लिया फिर, और अगर किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हम आपके योग्य नहीं रहे। अब आपके हम अपवित्र हो गए, हमारी ऐसी मान्यता है, हम आपके योग्य नहीं रहे, हमें जीना नहीं, मर जाना है। अब अल हज्जाज इतना इमोशनल हुआ राजकुमारियों की बातें सुनकर कि कासिम से बोला, जब ये दोनों राजकुमारियां कह चुकी थी कि ये हमारी हो चुकी है, अब फिर तुमने रास्ते में क्यों इनको टच किया, क्यों अपमान किया? और आदेश दे दिया कि कासिम को घोड़े में बांध करके तब तक खींचो जब तक ये मर न जाए। अब एक तो घोड़ा ऊपर से अरबी घोड़ा बड़ा ही मजबूत होता था, ऐसा खींचा कासिम को कि बुरी मौत मराइए। दोनों राजकुमारियों ने भी सुसाइड करके अपनी जान दे दी, अपनी सेफ्टी की। अब भारत में जब ये खबर पहुंची होगी तो भारतीय तो मुस्कुराएंगे ही, भाई ऊपर वाले के घर में देर है, अब देर नहीं। कासिम ने बुरा किया, ऊपर वाले ने उसे दंड दिया, ऊपर वाले की लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती। अब सोच करके देखो, ऐसी भावनाएं भविष्य में भारत के लिए खतरा पैदा करेंगे, और वही होगा अगला मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत आएगा, वह भारत के लिए बड़ा ही खतरनाक होगा। अब देखो, जितना मैंने बताया ये सारी बातें आपको पीडीएफ में मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा, और आपसे बात भी कर लूँगा मैं कि क्या कौन सा समय रखा जाए, जिससे जो मैंने समझाया उससे रिलेटेड जो डाउट हो मैं आपका उसे क्लियर कर सकूँ। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।